बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। इस वक्त हमारी इस पास जो स्टोरी है जनाब, वो है जनरल आसिम मुनीर साहब का, इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का तनाज़ा क्या है। ये मसला है, एक बहुत बड़ा मसला। और क्योंकि ये लड़ाई शुरू होती है वहीं से कि जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे, और DGISI थे बिलामुम DGISI की अपॉइंटमेंट जो है वो होती है 2-3 साल के लिए, और उससे पहले उनको नहीं छेड़ा जाता। लेकिन उनको उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही हटा दिया गया, और उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और वजीर आजम थे इमरान खान। अब DGISI को लगाता कौन है और हटाता कौन है, पहले तो ये मसला हल कर लेते हैं। DGISI को कानूनी और आईनी तौर पर जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके अकॉर्डिंगली तो ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद इख्तियार है कि वो जिसे चाहे DGISI लगाए और जिसे चाहे हटा दे। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ऐसा कोई नहीं है जनाब, वजीर आजम हमारे होते हैं कमज़ोर, और जब कमज़ोर वजीर आजम होते हैं तो फिर उनके फैसले भी उसी तरह के होते हैं। लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि DGISI की अपॉइंटमेंट जो है वो होगी आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पे। जिससे आर्मी चीफ चाहेंगे उसे DGISI बना दिया जाएगा, और जिसे चाहेंगे उसे हटा दिया जाएगा। ये एक चल रहा है सिलसिला, और इसीलिए DGISI की अपॉइंटमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो कभी भी वजीर आजम हाउस से नहीं हुई, वजीर आजम ऑफिस से कभी भी नहीं हुई कि जी फलां को DGISI लगा दिया गया और फलां को हटा दिया गया। ये खबर हमेशा रावलपिंडी से आती है, ISPR से। DGISPR, वहां से यह खबर रिलीज होती है। जराए से रिलीज करें या ऑफिशियली रिलीज करें, ये सब कुछ होता है, और इसमें किसी को कोई शुबा है नहीं। अलबत्ता अगर तगड़ा वजीर आजम हो तो वो कर सकता है, या कोई मुकमुका हो तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वक्त भी आप देख लें कि जो DGISI का मामला था, इस वक्त भी यही सिलसिला चल रहा है। अब जरा चलते हैं पीछे जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ। तो हुआ ये, आपको बिल्कुल A to Z जो बातें हैं जी वो बता देता हूँ, और इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, क्योंकि ये जो लड़ाई है इस वक्त, ये पूरे का पूरा मुल्क हमारा दाव पे लग गया है। पूरी मईशत, पूरा निज़ाम, अवाम सब दाव पे लगे हुए हैं। और अब तो बड़ा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये चीज़ आ चुकी है कि ये ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती एजेंडा है, ज़ाती इंतकाम है। ज़ाती इंतकाम, ज़ाती एजेंडा, ज़ाती लड़ाई की वजह से नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, फौज का, पार्लिमान का, आइन का, कानून का, जमहूरियत का, ये नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त हम गुत्थम गुत्था हैं। तो ये इस कजिए को आज जरा आपके साथ डिस्कस भी करते हैं और हल भी करते हैं कि भाई ये माजरा क्या है। आपको बता दूं कि DGISI को जब जनरल फैज हमीद थे, जनरल बाजवा के दो लाडले थे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ के दो लाडले थे, एक थे जनरल फैज और एक थे जनरल आसिम मुनीर साहब। ये दो फेवरेट थे उनके, क्योंकि दो फेवरेट कौन से होते हैं, एक DGMI और एक DGISI। और ये दो जो हैं वो मोस्ट फेवरेट होते हैं। और तीसरे फेवरेट जो होते हैं जी वो होते हैं DGC, क्योंकि नीचे जो सारा पॉलिटिकल हैंडलिंग है वो DGC करता है लोकली, और DGISI जरा थोड़े से ऊपर हर चीज को वो देख रहे होते हैं। तो ये तीन पोस्टें हैं मैक्सिमम, और DGISPR वो तर्जमान होते हैं। तो DGMI कौन थे? जनरल बाजवा के जनरल आसिम मुनीर साहब थे। और DGISI कौन थे? DGC कौन थे? जनरल फैज थे। उसके बाद DGI कौन थे? जनरल फैज थे। तो ये इन्हीं के दरमियान तीनों में मामला जो है वो चलता रहा, और आपस में ये एक दूसरे की वो महबूब की जो है वो मोहब्बत हासिल करने के लिए ये एक रकीब भी थे। ये भी आपको बता दूं कि ये रकीब भी थे, और ये रकाबत भी पाई जाती थी जाहिर है जनरल फैज में और जनरल आसिम मुनीर में। तो जनरल बाजवा साहब ऊपर बैठ के एंजॉय करते थे, मजा लेते थे। तो हुआ ये कि
जनरल फैज़ जो हैं वो डीजीसी के तौर पे काम कर रहे थे, उनकी प्रमोशन होनी थी और उससे सीनियर थे जनरल आसिम मुनी। आसिम मुनी साहब की प्रमोशन हो गई और प्रमोशन होके उन्हें लगा दिया गया डीजीएमआई से डीजीआई लगा दिया गया और वो आ गए डीजीआईएसआई के तौर पे। और जनरल नवीद मुख्तार के बाद उसके बाद हुआ ये जी के जब इनको लगाया गया डीजीआईएसआई, तो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उन्होंने ये पहले दिन से ही उन्होंने कह रहे थे और ये ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि जनरल फैज़ वापस आएँगे डीजीआई के तौर पे। ये पहले से तय था क्योंकि उस वक़्त हुआ ये कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए डीजीआई के तौर पे, तो किसी की नीचे किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो वही सेटअप चलता रहा और कोई ना सेक्टर कमांडर तब्दील हुआ, ना ओसीस तब्दील हुए, किसी डेट का ओसी तब्दील नहीं हुआ, किसी कोई सेक्टर कमांडर तब्दील नहीं हुआ, कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। तो वही एज़ इट इज़ चलता रहा और ये काम इसी तरह चलता रहा और हाफ़िज़ साहब जो हैं, वो डीजीआईएसआई के तौर पे काम करते रहे। अब उसमें जनरल बाजवा ने अब हर चीज़ ज़ुबान ज़द-ए-आम थी ये बात विद इन ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि जनरल फैज़ साहब ने वापस आना है और जनरल बाजवा साहब भी मेरा ख़्याल है किसी ताड़ में थे। तो अब ये जो बात है ना जी कि वो फ़ाइल लेके गए बुशरा बीबी की, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब, ये ख़बर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि ये ख़बर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आज एक बार फिर ये स्टोरी आई है और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए रेड लाइन है, लेकिन दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन है। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि इदारा जो है फौज एस्टेब्लिशमेंट इदारा, इदारे का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जी आप बीवियों में, क्योंकि इससे पहले फैसल वाडा जो हैं वो ये कह चुके हैं कि आपको तलाक देनी पड़ेगी, बुशरा बीबी को तलाक देनी पड़ेगी। अब वो मियाँ बीवी हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी आपस में मियाँ बीवी हैं। अब इसमें फौज को या इनको क्या मसला है कि क्यों मसला हो सकता है? ऐसा मसला नहीं है कि वो कहें कि जनाब तलाक देनी पड़ेगी। तो पहले फैसल वाडा ने कहा, अब अंसार अब्बासी ने कह दिया। अंसार अब्बासी ने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन, एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जनरल साहब का मसला है। ये मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई उधर ही घूम रही है और ये लड़ाई शुरू होती है मुझे क्यों हटाया, बतौर डीजीआईएसआई मुझे क्यों हटाया। तो उसमें जो उस वक्त इस इनके हटाए जाने के बारे में पहली खबर ले लें कि अमरीकी सफारत खाने में भी इस बात की इत्तला मौजूद है और वाशिंगटन में भी इस बात की इत्तला मौजूद है और बहुत सारे जानने वाले जनरल बाजवा साहब को भी इस बात का इल्म है और इमरान खान साहब को इल्म है या नहीं इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ें ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर से ऊपर ऊपर मैं आपको जो वाक़या सुनाने लगा हूँ वो सुन लीजिए। एक अफ़गानिस्तान के साथ टॉक्स चल रही थी, अफ़गानिस्तान के साथ टॉक्स चल रही थी और एक अहम तरीन अमेरिकन जो हैं डिप्लोमेट वो पाकिस्तान के विज़िट पे थे और उनकी मुलाकातें थीं और मुलाकातें उनकी डीजीआईएसआई जनरल आसिम मुनीर साहब से भी थीं, उनकी जनरल बाजवा से भी मुलाकात थी, उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मुलाकात थी। और हुआ यूँ कि अब ये नाक़ाबिले तरदीद बात है, अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो हम इसको फिर मज़ीद इसको डिस्क्लोज़ कर देंगे, अनफ़ोल्ड कर देंगे मज़ीद। तो इसलिए फ़िलवक़्त इतना ही कि आला तरीन डिप्लोमेट पाकिस्तान के दौरे पे था, उसकी मुलाकात जनरल बाजवा आर्मी चीफ से थी, उसकी मुलाकात डीजीआई जनरल आसिम मुनीर से थी, उसकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से थी, उसकी मुलाकात अदरवाइज़ बाकी कुछ मुलाकातें थीं, उससे नीचे आ जाएँ। ठीक है जी, वज़ारत ख़ारिजा तो अंडरस्टूड है। तो ये मुलाकातें थीं। उनकी मुलाकात होती है जनरल आसिम मुनीर साहब से। जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात, उनकी पहली मुलाकात यानी कि स्टार्ट वहाँ से होती है। मुलाकात होती है तो मुलाकात में इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, तो इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ होता है तो वहाँ पे
मामला भड़क उठता है और सख्त गुफ्तगू होती है, और जो मुलाकात खत्म होती है वो डिसएग्रीमेंट पे तो होती है, लेकिन उसमें कोई थोड़ा सा हार्श भी हो जाते हैं। ये हुआ, और उसके बाद हुआ ये कि उसी में मालूम था कि जनाब ये मुलाकात जो है, अब अगली मुलाकातें जो हैं 2 हैं। शुबा ये था, अब ये अगली बात आपको बताता हूँ कि कुछ देर के बाद अगले दिन मुलाकात जो थी, पता चला अमेरिकन एम्बेसी से पता चला कि आपकी, यानी कि अमेरिकन डिप्लोमेट को इन्फॉर्म किया जा रहा है थ्रू अमेरिकन एम्बेसी कि आपकी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात है वो कैंसिल हो गई है, मनसूख। तो ये एक एम्बेरसमेंट थी, क्योंकि वो इंतहाई आला डिप्लोमेट थे, इंतहाई आला और इंतहाई अहम तरीन टास्क पे थे, और ये खुद उनके लिए एक हैरानकुन बात थी। वो समझ गए कि ये मुलाकात कैंसिल क्यों हुई है और किसने करवाई है और वजह क्या बनी है। वो ये बात अंडरस्टैंड कर गए। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने वाशिंगटन बात की, और वाशिंगटन उन्होंने सारी बातों अपने गवर्नमेंट को आगाह किया, अपने महकमा खारजा को और अपने व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म किया कि ये मेरे साथ हुआ है और ये एक अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। और उन्होंने भी खामोशी से उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बात सुनी, अंडरस्टूड है। कि उसके बाद हुआ ये कि फिर उनकी अगली मुलाकात जो होती है वो जनरल बाजवा से होती है। अगले दिन उनकी मुलाकात जनरल बाजवा से होती है, आर्मी चीफ से। जब आर्मी चीफ से मुलाकात होती है तो वो इस सारी सूरत हाल से इन्फॉर्म करते हैं आला तरीन अमेरिकन डिप्लोमेट। वो जनरल बाजवा को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके डीजीआई ने मेरे साथ ये किया है, मैं इस वक्त अहम मिशन पे हूँ, आपको मालूम है अहम टास्किंग है, और मुझे व्हाइट हाउस ने दी है, प्रेसिडेंसी से मुझे मिली हुई है, और मैं ये काम कर रहा हूँ, और मेरी हैसियत का आपको इल्म है। तो ये हरकत हुई है। एक तो जो हार्श गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे हुई, वो सारी बात उन्होंने बताई जनरल बाजवा को, और अमेरिकन एम्बेसी और अपने महकमा खारजा को, अपने वाशिंगटन को पहले बता चुके थे। जनरल बाजवा साहब ने सुना और कुछ थोड़ा सा जेर लब मुस्कुराए भी। उन्होंने कहा ठीक है, इसको मैं देखता हूं, आई विल हैंडल इट। उसके बाद हुआ ये कि अगले दिन फिर उनकी मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर से भी हो गई, बल्कि शाम को मुलाकात हुई शायद बनी गाला में, और उनकी मुलाकात हो गई उस आला तरीन डिप्लोमेट की, और उसमें भी ये मामला जेर बहस आया। और उसके बाद जो चीज़ें थीं, ये इस वाक़े के बारे में तमाम वाक़फ़ान हाल जो हैं एलीट, सुपर एलीट, वो जानती है, एज़ इट इज़ मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये मुलाकातें जो मनसूख हुईं। तो उसके बाद हुआ ये, एक तो ये पॉइंट है। उसके बाद जनरल बाजवा साहब शायद इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने फिर उस वक़्त ये फ़ैसला फ़रमाया, क्योंकि इस वाक़े के कुछ ही अरसे के बाद ये तब्दीली का अमल शुरू हो गया। अब इमरान खान साहब को मैं बता दूं कि वो ना जनरल फैज़ इमरान खान की चॉइस थी बतौर डीजीसी, क्योंकि मैं आपको रिकॉल करता हूं, रिकॉल आप करें कि इमरान खान तो उस वक्त वज़ीर आज़म ही नहीं थे। वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, और वज़ीर आज़म थे शाहिद खान अब्बासी साहब। जब जनरल फैज़ डीजीसी थे, जब पनामा चल रहा था, जब डॉन लीग्स थी, तो उस वक्त इमरान खान तो गवर्नमेंट में थे ही नहीं। इसलिए जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। 16 में बने, नवंबर 16 में, नवंबर 16, नवंबर 22, नवंबर 25, नवंबर 22, तकरीबन 6 साल, पूरे 6 साल रहे। तो इसलिए जनरल फैज को जनरल बाजवा लेके आए। और जनरल बाजवा क्यों लेके आए? इसलिए कि जनरल फैज जो हैं वो पहले भी जनरल बाजवा के साथ काम करते रहे, और जो जनरल बाजवा के ससुर हैं वो भी जनरल फैज को रखना चाह रहे थे,
کیونکہ جنرل فیض کے سسر اور جنرل باجوہ کے سسر آپس میں ایک مک تھے، تو وہاں سے یہ سارے کا سارا ایک لزان بن رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی ایم آئی تھے. جنرل عاصم منیر صاحب کس کی چوائس تھے؟ جنرل باجوہ کی چوائس تھے، کیونکہ اس وقت بھی جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، اس وقت بھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو لہٰذا اور عمران خان اپوزیشن میں تھے، تو اس لیے جنرل عاصم منیر، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل باجوہ، اور یہ آپس میں ان کا ایک آپس میں تھی. اور یہی ایک آنکھ جنرل عاصم تھے جنرل باجوہ کی، اور ایک آنکھ جنرل فیض تھے ڈی جی سی کے طور پہ. جنرل عاصم منیر کو ڈی جی ایم آئی سے میجر جنرل سے پروموٹ کیا جنرل باجوہ نے، جنرل فیض کو پروموٹ کیا جنرل باجوہ نے، اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے یہ چلتے رہے، اور کیونکہ وہ سینئر تھے. اب جنرل عاصم منیر صاحب کی پروموشن ہوئی. جنرل عاصم منیر صاحب نے اکتوبر میں ریٹائر ہونا تھا، اکتوبر 2022 میں، کیونکہ وہ جس بیچ میں پروموٹ ہوئے تھے وہ اکتوبر 22 میں باقی جرنیلوں کے ساتھ 3-4 جرنیل تھے، انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. جنرل عاصم منیر نے کیا کیا؟ جنرل عاصم منیر صاحب نے چھٹی لے لی اور بیرون ملک چھٹی لے لی. جب ان کی پروموشن اناؤنس ہوئی چھٹی لے لی. اب فوج کا اصول ہے کہ جس دن آپ کے لگتے ہیں ستارے اس دن سے آپ کی پروموشن ڈیٹ کنسیڈر ہوتی ہے. اس طریقے سے جہاں عاصم منیر بیرون ملک تھے، وہ کرتے کرتے 2-4-6 دن 10 دن کرتے کرتے وہ نومبر تک پہنچ گئے. جب نومبر تک پہنچے تو وہ ہوئی ارلی وارننگ سسٹم، لیٹر وارننگ سسٹم کی صورت میں وہ بلب جلنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے. تو پتہ چلا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نومبر 22 کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لیٹ ہو، اور نومبر 22 میں جس بیچ نے آرمی چیف بننا ہے اس میں جنرل عاصم منیر اس میں کنسیڈر ہوں.